फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में बात करेंगे धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज के बारे में। पिछले सीरीज में हमने आपको बताया था बेसिक मैग्नेट के बारे में और आज हम बात करेंगे धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर टोटल 10 टॉपिक पूछे जाते हैं। सारे के सारे टॉपिक्स के फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने एक ही वीडियो में दे रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी वीडियो जो पूरी तरह से एक यूनिट पर डेडिकेटेड है, ये जो वीडियोस हैं आपको उस समय काम आएगी जब आपको शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करना है। इन पर्टिकुलर यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी डिटेल वीडियोस जो नीट के लिए, IIT JEE के लिए अपलोड होना है अभी बाकी है। तो अगर आप इस चैनल पर जुड़ते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने वाली है आगे। जिनके ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इनकी डिटेल में वीडियोस और डिटेल में आपके क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। अब ये शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन के लिए एक यूनिट का पूरी तरह से सारांश मिल रहा है जिसको पढ़ करके आप शॉर्ट टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें बायो-सेवर्ट का नियम है। तो बायो-सेवर्ट के नियम में हम एक चालक तार लेते हैं और चालक तार में धारा प्रवाह करते हैं। चालक तार में धारा प्रवाह करते हैं तो उससे कुछ दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है उसकी गणना करते हैं। तो ये चालक तार से मान लीजिए हमने r दूरी ले ली और इसका लोकेशन थीटा डिग्री तक अगर मान लीजिए घुमा हुआ है और इस चालक तार का टोटल जो पार्ट है वो dl है। तो टोटल जो बल का टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा k = I dl sin थीटा अपॉन r²। तो ये आपको याद रखना है, dB = IDL sin थीटा अपॉन r²। ये जो k है, ये k की वैल्यू जो है ये निर्वात का नियतांक है μ0/4π। I का मतलब धारा से है, dl का मतलब इसका पार्ट है ये चालक तार का, sin थीटा मतलब जो कोण दिया है उसका साइन घटक, और r² मतलब दूरी। क्योंकि आप जानते हैं बल जो होता है वो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इस पर समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका होगा बायो-सेवर्ट का नियम। फिर बात करते हैं लूप में। तो जो लूप है इस प्रकार से जो लूप है उसमें उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बायो-सेवर्ट के नियम को एक और बार अप्लाई कर देना है। k μ0/k की वैल्यू, उसके बाद आपको रख देना IDL sin थीटा अपॉन r², और जो लंबाई है dl वो घुमा करके परिधि बना दी जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, IDL की जगह हो जाएगा ये 2πr, साइन थीटा की जगह साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह ये वृत्त के केंद्र से 90 डिग्री बनेगा परिधि पर, तो साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका r², k की जगह k रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2π, नीचे में हो जाएगा r और ये I, तो 2πi। तो ये लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2πi अपॉन r। अगर मान लीजिए इसमें लूप के टर्न अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो 2πni हो जाएगा अपॉन में r। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। यहाँ से भी आपको समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती वाली कंडीशन याद रखना है। ये लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। फिर बात करते हैं सीधे चालक। सीधे चालक, अगर मान लीजिए किसी सीधे चालक में अगर धारा प्रवाह हो रही है, सीधे चालक में धारा प्रवाह हो रही है बिल्कुल उसके 90 डिग्री पर, अगर आपको dB निकालना है d डिस्टेंस पर, तो आपको कुछ नहीं करना है। dB = μ0/4π, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 2I/d। ये आपके लिए फॉर्मूला μ0/4π 2I/d। सीधे चालक के लिए सीधा फॉर्मूला आपके सामने अवेलेबल है। इस फॉर्मूले से आपको सीधे चालक में अगर धारा गुजर रही तो उसके लंबवत आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं धारावाही लूप में। तो धारावाही लूप के अक्ष पर, मान लीजिए धारावाही लूप है। धारावाही लूप का मतलब एक क्लोज कॉइल है जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है और उसके बीचों बीच से अगर उसका अक्ष इस प्रकार से कार्य कर रहा है तो इसके इन पॉइंट्स पर कितनी होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। ये वाली उसकी त्रिज्या a, ये आपका x अक्ष और ये आपका r। इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी किसी भी कंडीशन में आपको यही कंडीशन μ0/4π 2πni a² डिवाइडेड बाई x² प्लस a² और रेज टू दी पावर ऑफ 3/2। ये आपको याद रखना है। ये सबसे कठिनतम फॉर्मूले में से एक और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से। तो याद रखना है धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये है। इसमें आपको a की वैल्यू दे सकते हैं या कंडीशन दे सकते हैं कि x की वैल्यू a/2 रखिए या x a के बराबर रखिए। कंडीशन क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं परिनालिका में। तो परिनालिका कुछ इस प्रकार से विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर अगर मान लीजिए हम इस प्रकार से अगर मान लीजिए तार अगर लपेट देते हैं तो इसमें परिनालिका का निर्माण होता है। तो परिनालिका में उसके केंद्र से लेकर के कभी इस सिरे पर कभी इस सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दिया जाता है। तो मैं आपको इसमें एक बार और समझा दे रहा हूँ डायग्राम बना करके। इस प्रकार से उसके केंद्र पर मैंने P बिंदु सेलेक्ट किया
तो बिंदु P से लेकर एक सिरे तक θ1 डी और बिंदु P से लेकर के दूसरा कोण θ2। तो आपको क्या काम करना है, इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो dB इज इक्वल टू μ0 ni cos θ2 माइनस cos θ1। अब इसमें आपको कंडीशन दी होगी, कभी 90 डिग्री कभी 180 डिग्री। तो अगर मान लीजिए यहाँ इस सिरे, अगर मान लीजिए इस सिरे पर रहे तो आपको 90 डिग्री और एक बार क्या काम करना है, 180 डिग्री रखना है। तो वो कंडीशन आपको याद रखनी है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और आपकी 180 डिग्री वाली। तो एक बार क्या होता है कि उसमें एक कंडीशन रख दीजिए थीटा की 90 डिग्री के साथ, एक 180 के साथ, दूसरी कंडीशन रख दीजिए 0 के साथ, 180 के साथ। कुल मिलाकर के याद रखने का तरीका यही है। तो ये परिनालिका के अक्ष पर किसी बिंदु की वजह से उसके सिरों पर या अनंत लंबाई की परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला μ0 ni cos θ2 माइनस cos θ1। कंडीशन मैंने आपको बता दी, 90 180 का एक बार आएगा, 0 180 का एक बार आएगा। ये परिनालिका के अंदर से गुजरने वाले अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। फिर बात करते हैं लॉरेंज का बल। तो ऐसे क्रॉस निशान से हम चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। और अगर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक आवेश अगर रख देते हैं जहाँ का विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो, तो ये आवेश वृत्ताकार पथ में गति करता है। जब वृत्ताकार पथ में गति करता है तो इसके ऊपर अभिकेंद्री बल कार्य करता है और उस अभिकेंद्री बल की वैल्यू होती है mv²/r। r उसकी त्रिज्या है, v उसका रेखी वेग है, मास जो है उस कण का मास है। लेकिन ये जो बल है किसी अन्य बल की सहायता से पैदा होता है। तो जिस बल की सहायता से पैदा होता है उसे हम लॉरेंज का बल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है q vv sin थीटा। q बराबर आवेश की मात्रा, v बराबर आपका वही रेखी वेग, b बराबर चुंबकीय क्षेत्र और sin थीटा कोण दिया जाएगा। अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और वृत्ताकार रूप बनेगा। तो ये लॉरेंज का बल है। तो यहाँ पर बल निकालने के लिए आता है और कभी कभी आपका अभिकेंद्री बल निकालने के लिए आ जाता है। अगर आपने वेग निकाल लिया तो इसमें फिर गतिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला निकालने के लिए आता है। तो अगर इस फॉर्मूले से आपने अगर वेग का फॉर्मूला निकाल लिया, अगर वेग का मान निकाल लिया तो आप यहाँ से आराम से गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका लॉरेंज का बल। देन उसके बाद हम बात करते हैं समांतर चालक। दो समांतर चालक है जिनके बीच की डिस्टेंस d है। एक में धारा फ्लो हो रही है I1, दूसरे में धारा फ्लो हो रही है I2 और ये निर्वात में रखें तो इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, इनके बीच में लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 10⁻⁻7 2I1 × I2 डिवाइडेड बाई d इंटू आपका L का मतलब है टोटल कितना लंबा चालक तार लिया गया है। टोटल कितना लंबा चालक तार लिया गया है, इसलिए L से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि चालक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट बढ़ेगा। और d जो है दोनों के बीच के डिस्टेंस है, 10⁻⁻7 μ0/4π की वैल्यू हो गई। तो ये 2I1 × I2 दो सीधे अनंत लंबाई के सीधे चालक तारों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अगर उसमें धारा प्रवाह हो रही है तो उसकी वैल्यू है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अगर मान लीजिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में हमने धारावाही चालक रख दिया, ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में मैंने एक चालक तार रख दिया और इसके अंदर से धारा फ्लो हो रही है, और ये कोण बना रहा है किसके साथ में, चुंबकीय बल रेखा के साथ में थीटा। तो इससे जो बल जो होगा वो हो जाएगा FL, मतलब F = ILB sin थीटा। ये आपको याद रखना है। I बराबर चालक तार में से धारा प्रवाह हो रही है, B बराबर जो आजू बाजू जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, L बराबर चालक की लंबाई जो चुंबकीय क्षेत्र में भाग ले रही है, और साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण बनेगा चालक तार के साथ उसका साइन लेना है। तो ये हो जाएगा आपका F = ILB sin थीटा। तो धारावाही चालक पर लगने वाला बल F = ILB sin थीटा। देन उसके बाद हम बात करते हैं बलाघूर्ण। बलाघूर्ण मतलब अगर मान लीजिए किसी ऐसे आयताकार कुंडली पर अगर चालक लगा हुआ है तो एक बल ऐसा F1 कार्य करेगा, दूसरा बल F2 कार्य करेगा, और इस F1 और F2 की वजह से एक बलाघूर्ण क्रिएट होगा जिसको हम टॉर्क बोलेंगे। और ये जो टॉर्क होगा ये हो जाएगा आपका NIAB sin थीटा। ये आपको याद रखना है। N बराबर इस आयताकार क्षेत्रफल पर लगे गई कॉइल की लूप की संख्या, I बराबर प्रवाहित धारा, A बराबर क्षेत्रफल, A बराबर यहाँ पर क्षेत्रफल से है, और B बराबर चुंबकीय क्षेत्र से है, और साइन थीटा मैंने आपको पहले बता दी, जितना कोण वो घूमेगा उसके हिसाब से साइन थीटा। तो ये आपका बलाघूर्ण भी हो गया। एक और चीज़ होती है संट। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया और यहाँ पर एक आपका धारा लगा, मतलब एक प्रतिरोध लगाया, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा धारा अगर बाईपास से निकालना है, गैल्वेनोमीटर से नहीं निकालना है, तो यहाँ पर एक संट प्रतिरोध लगाया जाता है और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G, मुख्य धारा कैपिटल I और संट में से जाने वाली धारा आपकी क्या हो जाएगी IS और गैल्वेनोमीटर में से जाने वाली धारा IG। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन बनता है, याद रखिए IG डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू 1/n हो, मतलब जो गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाली धारा और मुख्य धारा का अनुपात अगर 1/n हो तो संट प्रतिरोध और गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध के बीच में रिलेशनशिप का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है S इज इक्वल टू G(n-1). ये आपको याद रखना है, मतलब यहाँ अगर nवा भाग है तो यहाँ पर n-1वां भाग हो जाता है। तो इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं यहाँ से, बस इनका अनुपात निकाल करके n की वैल्यू पुटअप कर लीजिए, यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ से निकालिए, यहाँ पुटअप कर लीजिए, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया जाएगा, संट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टरनेटिंग करंट के, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, अल्टरनेटिंग करंट और ट्रांसफार्मर अगली वीडियो में आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।